इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो गाना है फिल्म सांझ और सवेरा से, जो सुमन कल्याणपुर जी और रफी साहब ने गाया था। इस गाने के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र पाठक जी हैं, जो पूर्व महानिदेशक रहे हैं दूरदर्शन के, और डॉक्टर कयूम मुकादम जी हैं, और हम सब मिलकर गाने पर चर्चा करेंगे। तो ये फिल्म, जैसे कि आपको पता है, सांझ और सवेरा एक फिल्म आई थी गुरुदत्त साहब के निधन से पहले। और अगर आप देखें, अगर कलाकारों की पृष्ठभूमि की बात करें, गुरुदत्त साहब और मीना कुमारी जी इसमें प्रधान भूमिकाओं में थे। मीना कुमारी जी के भी फिजिकली मेंटली उनके हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन अ पर्सनल लाइफ। ये जो गाना है, इस गाने की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो मैंने पढ़ा जाना इस बारे में, और हम जब से ये गाना सुनते हैं, इस गाने में आपको लगेगा कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के साथ के लिए उसके मन में जो कीड़ा है, उस कीड़ा को उजागर कर रहा है। भले ही ये थोड़ा कॉमिकली पिक्चराइज हुआ है महमूद साहब और शोभा खोटे जी पर। आप ये साउंड ट्रैक ओरिजिनल वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है उनके एक्शन, उनके मैनरिज्म देखिए, आपको उसमें एक कॉमिकल एंगल नजर आता है। सपने कौन सजाए। पर इस गाने की विशेषता ये है कि एक तो ये मानसून को ध्यान में रखते हुए, जो एक बरसात के समय में एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की याद में या उसके विरह में गाता है, he or she longs for his or her companion, उस एहसास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। इसमें अगेन सुमन कल्याणपुर जी को इसलिए लिया गया कि उनके आवाज में ये बात नजर आई, उनको चाहिए था एक सॉफ्ट वेलवेटी एज, जो ये शंकर जयकिशन जी को लगा कि इस गाने में हैवी नहीं चाहिए हमें, ये सेमी क्लासिकल है, इसमें राग पहाड़ी है इस गाने में, और राग पहाड़ी का इस्तेमाल करते हुए शंकर जयकिशन जी ने ये सोचा कि भाई इस गाने में तो वो चाहिए कि एक सॉफ्ट वेलवेटी टोन चाहिए, हैवी गाना नहीं है, हैवी वॉइस विल नॉट डू जस्टिस। और रफी साहब को तो लिया ही गया बिकॉज ऑफ हिज वर्सेटिलिटी, हम सभी जानते हैं। रफी साहब को मैच करने के लिए, हाँ यार अगेन ये वही दौर था जिस दौरान रफी साहब और लता जी डुएट नहीं गा रहे थे। तो इस गाने का ये पृष्ठभूमि है, इट इज फॉर लॉन्गिंग, और इसमें एक आपको फीलिंग आएंगी रोमांटिक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं। एक तरफ वो कह रही है अजो ना आए बालमा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं चाँद को बजरा गरबा लगाए। आप सुनिए ये गाना, आपको लगेगा कि हाँ एक इंटीमेट रोमांटिक कॉन्वर्सेशन हो रही है। और मोहन चोटी जी उस समय इस गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद थे, जो मैंने पढ़ा, और उन्होंने कहा कि भाई इनकी आवाज तो, सुमन कल्याणपुर जी के लिए उन्होंने कहा कि ये आवाज तो गा नहीं रही, इनकी आवाज तो जैसे बह रही है। और ये गाना वन टेक में सुमन कल्याणपुर जी ने रिकॉर्ड किया, वन टेक, कैन यू इमेजिन, रफी साहब के साथ वन टेक में ये क्लासिकल नोट्स वाला गाना जो राग पहाड़ी पर आधारित है, एक टेक में, दोबारा टेक की जरूरत नहीं पड़ी। दिस वाज अनदर हाईलाइट ऑफ दिस सॉन्ग। और जो चाहिए था इस गाने में वो सब नजर आया आपको, लॉन्गिंग नजर आएगी, इंटीमेट कॉन्वर्सेशन नजर आएगा आपको। इसके लिए जो मैंने पढ़ा, रफी साहब ने मूड, जैसे कि हमने सुना पिछले गाने को डिस्कस करते हुए भी, कि रफी साहब पूछते थे गाने का मूड क्या है, तो जब उनको पता चला ऐसा है तो उन्होंने कहा, साउंड इंजीनियर जो वहां मौजूद थे उनको रफी साहब ने रिपोर्टेडली ये कहा कि इस गाने के लिए आवाज को हवा में बहने दो, इसको हवा में ऐसे लगे कि हवा में आवाज बह रही है, क्योंकि ये बरसात और विरह वाली बात है, तो वो नजर आनी चाहिए, आवाज में बोझ नहीं नजर आए। तो वो आप देखेंगे। और फिर उसमें पंडित हरिप्रसाद चौरासिया भी बांसुरी, जो हमारे बड़े सर्वश्रेष्ठ बांसुरी वादकों में से एक है, वो भी शूटिंग पे, सॉरी रिकॉर्डिंग पे मौजूद रहते थे। वो है या कोई, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक और शिल्पी भी थे इसमें से, दोनों में से कोई एक मौजूद थे, दूसरे का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा था, नहीं वो नहीं थे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मॉनसून का है, थोड़ा हवा में भारीपन नजर आना चाहिए, भले ही हवा में आवाज हवा में उड़ती नजर आए, तो हवा में भारीपन दिखाने के लिए, और प्लेबैक सिंगर्स जो गा रहे हैं उनकी आवाज के साथ तबला ज्यादा ना लगे, तो उसके लिए तबले के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख दिया, और तबले के ऊपर मलमल का कपड़ा रख के
बरसात का हैवीपन क्रिएट करने की कोशिश की गई। आप सुनेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा लगेगा भी। तो ये इस तरह से ये गाना रिकॉर्ड हुआ एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये सांझ और सवेरा बहुत ज्यादा तो नहीं चली, पर इस फिल्म के गाने बहुत चले। और मीना कुमारी जी के लिए उनके जो जिंदगी में जो एक खराब वक्त चल रहा था रिलेशनशिप वाइज, तो उनके लिए ये इस फिल्म के गाने एक सूदिंग एक सूदिंग एहसास लेके आते हैं। जहां तक कि मुझे याद है शायद शी पास्ड अवे इन द ईयर 1969 और 1971 ऐसा कुछ था। और उन्होंने एक बार ये बोला भी था कि सांझ और सवेरा का ये कोई गाना है जो रफी साहब ने गाया है, और उस गाने की उन्होंने डिमांड की थी। तो अस्पताल में रफी साहब खुद गए थे और अस्पताल में जाकर नर्सिंग होम में, जी जी, हाँ, अस्पताल नर्सिंग होम में जाकर उन्होंने ये गाना उनके लिए गाया था वहां। ये वाला गाना नहीं, कोई एक और गाना। बट ओवरऑल इस गाने की बात ये थी कि ये सब जिसको बोलते हैं परिपेय, इसका कॉन्टेक्स्ट ये था और क्या डेप्थ में सोचा गया कि कहाँ किसकी आवाज कैसे लेनी चाहिए, मॉनसून का इफेक्ट कैसे क्रिएट करें, लॉन्गिंग इंटीमेसी कैसे क्रिएट करें, और राग पहाड़ी का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द म्यूजिक डायरेक्टर्स टुडे, क्या वो इतना क्लासिकली इंक्लाइंड है आज की तारीख में तो इस तरह के गाने कंसेप्चुलाइज कर सकें। और हसरत जयपुरी जी ने क्या गाना लिखा है, जो अपनी उर्दू गानों के लिए जाने जाते थे, उनका ये गाना है अजब हुना आए बालमा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर हिंदी सिनेमा, दैट इट ट्रांसेंडेड द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। बस यही कहना था मुझे इस गाने के बारे में। डॉक्टर महेंद्र पाठक जी, डॉक्टर कयूम मुकादम जी, आप भी कुछ रोशनी डालिए। मैं कुछ कहूँ सर, अगर आपकी इजाजत तो मैं कुछ कहूँ। जी कहिए डॉक्टर साहब, कहिए। हाँ, नहीं, आपने जो जयंत जी हमेशा की तरह आपने बिल्कुल डिटेल में आपने सब चीजें बताई। मैं जब ये गाना देखता हूँ तो मुझे इनके साथ दूसरा एक गाना जो इसके एक साल के बाद, ये फिल्म थी 1964 की, 1964 में रिलीज हुई थी, और 1965 में फिल्म आई थी आरज़ू। इसमें भी शंकर जयकिशन जी संगीत निर्देशक थे और हसरत जयपुरी साहब का गीत था। उसमें राजेंद्र कुमार जी फेस बदल कर आते हैं साधना जी के घर पर बर्थडे पार्टी पर, तो गाना गाते हैं वो, चल के तेरी आंख। उसमें आप देखिए कि महमूद जी का गेटअप और इनका राजेंद्र कुमार जी का गेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर है। चश्मे वैसे ही राउंड चश्मे है, दाढ़ी बिल्कुल वैसी है, और शेरवानी है, कुर्ता पजामा है। एनीवे, और उसमें भी हसरत जी ने वो गाना लिखा हुआ है, ये गाना भी हसरत जी ने लिखा हुआ है। तो जिस तरह से सबों ने मिलकर जो एक जादू पिरोया है ना इस गाने के जरिए। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब सुमन जी को, जब लता दीदी और रफी साहब के वो विवाद के पहले और विवाद के बाद, जब ये गानों को उनको फोन आते होंगे बार बार कि आज आपको रफी साहब के साथ ये गाना शूट करना, यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, फेमस स्टूडियो में जाना है, या फिर बॉम्बे लैब में जाना है, या फिर फिल्म सेंटर में जाना है, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनका वो जोश, उनका वो उत्साह किस तरह का होगा। और मैंने ये भी पढ़ा है कि उनके जो शौहर थे, पति थे, वो उनका सब जिस तरह जहीर भाई रफी साहब का दिखते थे, उनके बहनोई थे, और वो उनका वो सेक्रेटरी की तरह काम करते थे, वैसे ही सुमन जी के जो हस्बैंड थे, ख्याल से रामानंद कल्याणपुर उनका नाम था शायद, तो वो उनके सब गानों के का रिकॉर्ड रखते थे कि किस जगह शूट रिकॉर्डिंग है, किस वक्त है, किसके साथ है। तो उनको भी ये कहीं लगता होगा अगर वाह रफी साहब के साथ आज भी है, कल भी है, 2 दिन बाद है, इस दिन है, उस दिन है, कभी शंकर जयकिशन, कभी कल्याण जी आनंद जी, कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो उस दौर में उनकी मनस्थिति कैसी होगी, उनकी स्टेट ऑफ द माइंड कैसा होगा, है ना। कहने रफी साहब के साथ गाना, उनके साथ उनके आवाज को मैच करना या वो बैलेंस करना, वो क्या सुहाना वो मंजर होगा उनके लिए। और उन्होंने भी खूब निभाया। ऐसा नहीं था कि उनको मौका मिल गया तो वो नहीं कर पाए, उन्होंने भी वो मौका दोनों हाथों से लिया और बखूबी निभाया अपने आप को, और बखूबी अपने आप को उन्होंने साबित किया कि वाकई उनकी आवाज में भी कुछ कमी नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी इस तरह के और उन्होंने भी अलग अलग तरह के गाने गाए रफी साहब के साथ। फास्ट रोमांटिक भी गाए, सैड भी गाए, क्लासिकल भी गाए,
हल्के फुल्के गाने भी गाए, तो उन्होंने भी अपनी जो एक रेंज थी, रफी साहब की रेंज तो इट वाज इनकम्पेरेबल। हर सिंगर कहता है कि जो रफी साहब कर गए वो हम नहीं कर पाएंगे। हम 7 जन्म भी अगर लेंगे तो रफी साहब की जैसी गायकी हम और वर्सेटैलिटी और रेंज, एक्सप्रेशन, इमोशंस हम अपने गानों में नहीं ला पाएंगे। लेकिन उसी दौर में सुमन जी ने जो जितने गाने गाए, 141 गाने गाए रफी साहब के साथ, और जिस तरह से अपने आप के लिए उन्होंने एक मुकाम बनाया, वो एक बहुत काबिल तारीफ है। और ये 64 की फिल्म में जब वो अगेन फ्रेश था विवाद, और सुमन कल्याणपुर, as we can say, was in full form that time, and she did full justice to the songs. जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ रोशनी डालेंगे? जी जरूर। देखिए, आप दोनों ने वैसे तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, लगभग सब कुछ कह दिया है। जिससे आप देखिए, क्रिकेट में होता है ना कि जो बहुत एस्टेब्लिश खिलाड़ी है, कई बार उसकी अनुपस्थिति में फिर किसी ऐसे खिलाड़ी को लिया जाता है जो खिलाड़ी तो अच्छा होता है लेकिन नॉर्मली वो लाइमलाइट में उतना नहीं आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे खिलाड़ी जब आते हैं तो पिच पर धूम मचा के जाते हैं, और फिर ये लगता है कि शायद जो मेन खिलाड़ी था अगर वो नहीं भी है तो भी सब्स्टिट्यूट ने इतना अच्छा काम किया है कि वो बेटर देन द बेस्ट है। तो लगभग वही हाल सुमन जी का था। और आपने बरसात की बात की तो शंकर जयकिशन साहब की एक फिल्म और आई थी, बूट पॉलिश। बूट पॉलिश में एक गाना था, आपको याद होगा, वो भी सेमी क्लासिकल था, लपक झपक तू आ रे बदरवा। अब अगर आप उस गाने को सुने तो वो गाना इतना सीरियस और इतना सेमी क्लासिकल है, बल्कि ये कहूँ कि क्लासिकल बेस्ड है, कि आपको गाना सुन के कहीं नहीं लगता कि इस गाने में जिस तरह से उसको एक व्यंग्यात्मक ढंग से पिक्चराइज किया गया होगा, उसी तरह से ये जो गाना है जिसकी बात आज हम लोग कर रहे हैं, सांझ और सवेरा का जमुना आए बालमा, तो गाना अगर आप सिर्फ ऑडियो में सुनेंगे तो आपको लगेगा ये बड़ा सीरियस मूड का गाना है, लेकिन जब आप उसका वीडियो देखते हैं तो उसमें महमूद और शोभा कोटे, वो दोनों उसमें आपको एक मिमिक रूप में, एक सोड़ चरित्र के रूप में नजर आते हैं। और एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि चाहे वो महमूद साहब हों या जानी वाकर हों, मुझे लगता है कि अगर उनके गानों को रफी साहब की आवाज नहीं मिली होती तो शायद वो इतने बड़े कलाकार नहीं होते। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये बात सिर्फ और सिर्फ जो है महमूद या जानी वाकर पे लागू नहीं होती, बड़े बड़े जो दिग्गज हीरो हैं A to Z, उन सब पर लागू होती है। वो चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे देवानंद हो, भारत भूषण हो, प्रदीप कुमार हो, एंड आप उसको लेकर के जितेंद्र से होते हुए और चले आइए, कितनी एकदम आखिर में 80 तक उन्होंने जितने भी हीरोज थे उस जमाने तक सबके लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। सचिन जी के लिए भी रख दिया है, सचिन जी के लिए दी है, इवन गोविंदा को भी अपनी आवाज दी है, गोविंदा को भी, जो फिल्म बाद में रिलीज हुई थी, राइट जी। तो ये रफी साहब का मतलब एक तरह से उनकी वर्सटैलिटी है कि 45 to 80 जितने भी हीरोज हैं, और मुझे लगता है कि हीरोज से कहीं ज्यादा उन्होंने जो साइड हीरोज कह सकते हैं, जिनको आप सह अभिनेता कहते हैं, वो कई बार लोग एक्स्ट्रा कहते हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो आदमी फिल्म में काम कर रहा है एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? सही बात, वो भी एक्टर ही हीरो नहीं है, वो मेन प्रोटोगनिस्ट नहीं है, तो इट डजंट मीन कि वो एक्स्ट्रा है। हाँ, वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है। तो वो जो भी कलाकार है, चाहे वो उसमें साधु बना हो, चाहे फकीर बना हो, चाहे भिखारी बना हो, चाहे वो कुछ भी बना हो, यहाँ तक कि सब्जी वाला, यहाँ तक कि पॉकेट मार तक के लिए भी रफी साहब ने जो गाने हैं वो गाए हैं। और पॉकेट मार फिल्म भी है, आपने देखी होगी, और कई फिल्मों में तो उन्होंने जो जैसे चंपी वाला गाना है, सब्जी बेचने वाला गाना है, तांगे वाला गाना है, कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जिस कैरेक्टर के लिए रफी साहब ने अपनी आवाज नहीं दी। और यहाँ पे चूंकि ये कॉमिक कैरेक्टर है तो, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसका ऑडियो वर्जन सुनेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आइदर रफी साहब, आर सुमन जी
वो किसी कॉमिक कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं, लेकिन फिल्म में अब ये डायरेक्टर का जीनस है, उसकी विट है, उसकी सोच है कि वो इस जैसे सीरियस गाने को भी एक कॉमिक कैरेक्टर के द्वारा पिक्चराइज करा देता है। आपने सही कहा कि फिल्म नहीं चली, लेकिन गाना खूब चला, आज भी चलता है, आज भी याद किया जाता है, और शायद इसीलिए हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें ये इस फिल्म में जयंत जी, मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। इसमें एक गाना है जो महमूद जी पर पिक्चराइज किया हुआ है, जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। अब वो तो बहुत ही सीरियस गाना है। हाँ, लेकिन वो उसकी ट्यून कितनी फास्ट है। जी लगता हाँ, वो भी एक संगत जयकिशन जी का एक पहलू था उसमें। तो आप लोगों ने इतनी सारी बातें इस गाने के बारे में बताई, इतनी अच्छी जानकारी दी, आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। आप लोगों को, हमारे दर्शकों को ये गाना कितना अच्छा लगता है, इस गाने के बारे में आपकी कोई राय है, कोई टिप्पणी है, आप करना चाहें तो YouTube पर जाकर, गोल्डन मेमोरीज में इस चैनल पर जाकर आप ये अपनी टिप्पणी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इट विल बी अ प्लेजर टू शेयर, टू सी व्हाट ओपिनियन यू डू हैव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। अब आगे एक बार फिर हम आने वाले वक्तों में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।